everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 3 of chapter number 4, Growth of Nationalism, Swadeshi Movement. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it क्योंकि बेटा part 1 और part 2 में हम major portion इस chapter का discuss कर चुके हैं. बेटा पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, थर्ड फेज से. बेटा पार्ट 2 में हमने एंटी पार्टीशन मूवमेंट के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज को डिस्कस किया. पर जब हम थर्ड फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट था वो एक्टिव रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं रहता है, तो फिर क्या बन जाता है? पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट. ठीक है. अब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ तो रहे थे, पर यहाँ पर हम किसी वेपन का यूज़ नहीं कर रहे थे, अंग्रेज़ों से सीधे जाके कुछ बोल भी नहीं रहे थे, है ना. तो फिर हम क्या कर रहे थे? हमने दो नए हथियार ईजाद किए थे. पहला था बाइकॉट और दूसरा था स्वदेशी. बाइकॉट मूवमेंट में हम क्या कर रहे थे बेटा? वो सारे गुड्स और वो सारी सर्विसेज जो हमें कौन प्रोवाइड करते थे? ब्रिटिशर्स, इंग्लिश. हम उन सबको अवॉइड कर रहे थे कि हम ना वो गुड यूज़ करेंगे ना वो सर्विस यूज़ करेंगे, जिसका प्रोवाइडर कौन है? ब्रिटिशर्स. और स्वदेशी मूवमेंट में हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे हम हर उस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या हम उस प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे जो कहाँ पर बना हो? इंडिया में बना हो, इंडियन हो. तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है बुक में. जो थर्ड फेज था एंटी पार्टीशन मूवमेंट का, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव रेसिस्टेंस मूवमेंट बन जाता है. किसके खिलाफ? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. और ये जो पैसिव रेजिस्टेंस था ये किसके थ्रू हम कर रहे थे? तो हम कर रहे थे बाइकॉट और स्वदेशी के थ्रू. बाइकॉट कैसा था? नेगेटिव मूव था. और स्वदेशी कैसा था? कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट था इस मूवमेंट का. अगर हम बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को साथ में जोड़कर देखें तो इस मूवमेंट में जो बाइकॉट था वो नेगेटिव था और जो स्वदेशी था वो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट था. भाई इसे कंस्ट्रक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे थे. ठीक है. और बेटा उस टाइम में जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे उनकी जो मॉडरेट पॉलिसीज़ थी वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी. जो मॉडरेट पॉलिसी थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट की, कि आप एप्लीकेशंस लिख दो, याचिका लगा दो, पेटिशंस लगा दो, उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ब्रिटेन में थी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. ना ब्रिटेन ध्यान दे रहा था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, ना इंडिया में बैठे ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे. वो करते हैं हाँ ठीक है लिखो पेटिशंस, करो हमसे प्रेयर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो जो मॉडरेट पॉलिसी थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट की उनका कोई भी प्रभाव अथॉरिटीज़ के ऊपर नहीं पड़ रहा था. ना वो अथॉरिटीज़ जो इंडिया में बैठी थी वो इस पर ध्यान दे रही थी, ना जो ब्रिटेन में बैठी थी वो ध्यान दे रही थी. उनका एटीट्यूड कैसा था? इनडिफरेंट, लापरवाह. ठीक है करते रहो जो तुम्हें जो करना है, हम कोई ध्यान नहीं देने वाले तुम पे. और बेटा इन सब से लॉर्ड कर्जन का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हुआ था ना कि वो किसी चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे थे. उनको लग रहा था मैं तो बस ग्रेट, मेरे अलावा कोई कुछ भी नहीं. तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि पार्टीशन जो है बंगाल का वो सेटल्ड फैक्ट है, निश्चित है ना, अंतिम तथ्य है, अंतिम सत्य है. बंगाल का पार्टीशन तो होगा ही होगा. जो लॉर्ड कर्जन थे वो यहाँ पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ये भी कह सकते हैं, कि वो कह देते हैं कि भाई बंगाल का पार्टीशन तो अंतिम सत्य है, अंतिम तथ्य है, अनिश्चित है. मतलब निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, निश्चित. सॉरी निश्चित है. अगर मैंने पहले भी अनिश्चित बोला हो तो करेक्ट कर लेना. निश्चित है ना. ये तो होकर ही रहेगा. वॉट इज सेटल्ड, ये इसके लिए डिसीजन तो यस में लिया जा चुका है और कोई इसे अनसेटल नहीं कर सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता. तो क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में हमने बेटा कि जो थर्ड फेज था वहाँ पर हम पैसिव रेसिस्टेंस करते हैं, बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट का यूज़ करते हैं. बाइकॉट नेगेटिव, बल्कि स्वदेशी कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट होता है इस मूवमेंट का. जो मॉडरेट पॉलिसी थी जिसके थ्रू हमारे मॉडरेट लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेटिशंस लिख रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, उसका कोई इफेक्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज़ पे नहीं पड़ रहा था. ना उस पर जो इंडिया में बैठी थी, ना उस पर जो ब्रिटेन में बैठी थी. लॉर्ड कर्जन का अलग ही कॉन्फिडेंस का लेवल था. वो कह रहे थे भाई पार्टीशन तो होगा ही होगा, ये डिसीज़न लिया जा चुका है, ऐसे कोई चेंज नहीं कर सकता.
बेटा जो बिपिन चंद्र पाल थे ना, उनको ये प्रेयर और पेटिशंस की पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर न्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा जोरदार क्रिटिसिज्म किया, बुराई की किसकी, मॉडरेट्स की। उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर पार्टीशन को रोकना है ना, तो तुम्हारी ये पेटिशन और प्रेयर की पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर पाएगी। मॉडरेट लोग जो थे ना बेटा, हमारे जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनको अच्छा खासा विश्वास था अंग्रेजों पे कि भाई हम इनसे कोई विनती करेंगे तो ये हमारी विनती सुन लेंगे, बंगाल के पार्टीशन को रोक देंगे। पर बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए ये पॉलिसीज इनफ नहीं है। आप इस तरीके से बंगाल के पार्टीशन के डिसीजन को रिवोक नहीं कर सकते, रुकवा नहीं सकते। फिर बेटा अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो अरविंदो घोष का एक बहुत फेमस पंपलेट था जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इस फेमस पंपलेट में अरविंदो घोष अपील करते हैं लोगों से कि अब हमें सिर्फ इसलिए रैली नहीं करना है कि हमें सिर्फ अंग्रेजों की गलत पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, अब तो हमें अंग्रेजी हुकूमत को ही ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर अपने फेमस पंपलेट न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में अरविंदो घोष अपील करते हैं लोगों से कि आपको पावरफुल एक्टिव मूवमेंट करने की ज़रूरत है। और पावरफुल एक्टिव मूवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि आपको प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट इल गवर्नमेंट ऑफ द राज, ब्रिटिश राज में ये जो गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके लिए मियर प्रोटेस्ट जो है आपका सिर्फ इस कॉज के लिए नहीं होगा कि भाई तुमने ये गलत पॉलिसी बना दी, तुम हमारा एक्सप्लॉयटेशन क्यों कर रहे हो। अरविंदो घोष अब तो सीधे सीधे बोल रहे हो कि अब जो मूवमेंट होगा वो डायरेक्ट किसके अगेंस्ट में होगा, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में होगा। भारत छोड़ो, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना ही चाहिए। फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ बेटा। तो अपने फेमस पंपलेट जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, उसमें अरविंदो घोष अपील करते हैं लोगों से कि अब आपको एक पावरफुल एक्टिव मूवमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने डिक्लेयर किया 1907 में कि ये मूवमेंट बस इसलिए ना हो कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ गलत है, ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज़ में चेंज कर दे, जबकि ये मूवमेंट डायरेक्ट ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में हो कि भाई ब्रिटिश रूल को तो अब ख़त्म ही होना चाहिए और ख़त्म हो ही जाना चाहिए, इट मस्ट गो। अपने कॉलम वंदे मातरम में जो अरविंदो घोष हैं वो बैटल क्राई देते हैं, ठीक है, घोषणा कर देते हैं युद्ध की, युद्ध का बिगुल बजा देते हैं। किसके खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, कि अब ब्रिटिश रूल को एबोलिश करना है, इंडिया से ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना है। ऐसा बिगुल वंदे मातरम के एक कॉलम में किसने बजाया, अरविंदो घोष ने। बैटल क्राई, बैटल क्राई बोले तो युद्ध के लिए बिगुल बजा देना। अब बेटा एक और व्यक्ति यहाँ पर आते हैं एग्जिस्टेंस में जिनका नाम है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। वो भी रिबूक करते हैं, फटकार लगाते हैं किसको, मॉडरेट्स को, कि भाई तुम्हारी ये सड़ी गली पॉलिसी, प्रेयर पेटिशन, इससे कुछ भी नहीं होगा। रिबूक करना मतलब डांटना फटकारना। तो जो ब्रह्म बांधव होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं मॉडरेट्स को और कहते हैं कि ये जो तुम्हारी टेक्निक है ना पेटिशन की, कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ इसको छोड़ दो। मतलब अब तक सबको ये समझ में आ गया था कि अगर हम मॉडरेट लाइन पे प्रोटेस्ट करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अंग्रेज कभी भी भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे जो हमें चाहिए। तो अब लीडर्स एक ऐसी मेथड की तलाश में थे, एक ऐसी टेक्निक की तलाश में थे जो कारागार हो, जो हमें सक्सेस दिला पाए। तो बेटा जो कृष्ण कुमार मित्रा थे, जो एडिटर थे संजीवनी के, संजीवनी एक जनरल था, उसके एडिटर थे कृष्ण कुमार मित्रा। उन्होंने 13 जुलाई का जो इशू था 1905 में, 13 जुलाई का जो इशू था, 1905 वाला साल था, 13 जुलाई का जो उनका इशू था उसमें पहली बार उन्होंने बायकॉट के आइडिया को सजेस्ट किया कि हम लोग क्यों ना ब्रिटिश गुड को, ब्रिटिश स्कूल्स को और कॉलेजेस को, वो हर कॉलेज, हर स्कूल, हर गुड जो किसने बनाया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है, हम उससे बायकॉट करेंगे। नहीं तो हमारा बच्चा ब्रिटिश स्कूल में जाए, नहीं तो ब्रिटिश पुलिस में जो हमारे बंदे काम कर रहे हैं वो अपनी सर्विसेज पे जाए, ना ही हमारे लॉयर सर्विसेज ने कोर्ट को, मतलब इंडियन लॉयर, हम ब्रिटिश गुड को भी यूज़ ना करें। ये आइडिया पहली बार 1905 में 13 जुलाई को एक जनरल संजीवनी में किसने दिया, कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया। एंड शन ऑल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से जहाँ तक हो दूरियां बनाए रखें, उनसे अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें, उन्हें बायकॉट करें, उनसे भी बातचीत करना बंद कर दें।
सरकार मतलब जितनी भी ऑफिशियल बॉडीज हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपने हिसाब से जो करना होगा वो करेंगे। बेटा ये जो वर्ड शर्न है ना, इसको आप मान लो इग्नोर करना, अवॉइड करना। तो अब कृष्ण कुमार मित्रा कह रहे हैं कि आप जितने भी ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, इन सबको अवॉइड करो, इग्नोर करो। एक और इम्पॉर्टेंट लीडर की बात हम करेंगे जिनका नाम है लाल मोहन घोष। इन्होंने भी कुछ लिखा। क्या लिखा? कि भाई अगर हम ब्रिटिश कॉटन गुड्स को बाइकॉट कर दें। लाल मोहन घोष क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। वो ये एक आशा रख रहे हैं। किसमें ये आशा, किसमें इन्होंने इस होप को एक्सप्रेस किया है? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका में लाल मोहन घोष अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए ये आशा जता रहे हैं कि अगर हम ब्रिटिश गुड। एक और इम्पॉर्टेंट लीडर एग्जिस्टेंस में आते हैं लाल मोहन घोष। तो लाल मोहन घोष अपने आप को, अपनी आशा को एक्सप्रेस करते हैं किसमें? अमृत बाजार पत्रिका में। अमृत बाजार पत्रिका में लाल मोहन घोष अपनी आशाओं को एक्सप्रेस करते हुए लिखते हैं कि अगर हमने ब्रिटिश कॉटन गुड को बॉयकॉट कर दिया ना, तो एक हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर? मैनचेस्टर कॉटन मिल्स में। मैनचेस्टर कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड को अगर बर्बाद करना है तो आप क्या करो? ब्रिटिश कॉटन गुड को यूज़ करना बंद कर दो। इससे एक तरीके की गड़बड़ी मैनचेस्टर में क्रिएट हो जाएगी। भाई वो गुड बनाना बंद कर देंगे क्योंकि उनका गुड बिकेगा ही नहीं। तो हमारी भी एस्पिरेशंस तो यही है ना कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक लॉस देना। तो लाल मोहन घोष अब ये कह रहे हैं कि तुम लोग बस एक काम कर दो, ब्रिटिश कॉटन गुड को यूज़ करना, गुड्स को यूज़ करना बंद कर दो। इससे एक हैवॉक, एक गड़बड़ी आ जाएगी। कहाँ पर? मैनचेस्टर में। हैवॉक को आप विनाश भी कह सकते हो, है ना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। तो बेटा मैनचेस्टर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा अगर हमने ब्रिटिश कॉटन गुड्स को यूज़ करना बंद कर दिया। ऐसी बात कौन कह रहे हैं? लाल मोहन घोष। किस पत्रिका में कह रहे हैं? अमृत बाजार पत्रिका में कह रहे हैं। ठीक है। द न्यूज़पेपर्स लाइक वंदे मातरम, संध्या, युगांतर, ये भी बाइकॉट के प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे दूसरे न्यूज़पेपर जैसे वंदे मातरम, संध्या, युगांतर, ये भी बाइकॉट के प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे थे। फाइनली बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग होती है टाउन हॉल कलकत्ता में, ठीक है, जहां बाइकॉट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फोर्थ फेज को। तो फोर्थ फेज में जो स्टूडेंट वॉलंटियर होते हैं वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ये स्टार्ट कर देते हैं पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है? जैसे बेटा ये लिकर शॉप है तो इसके आसपास सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे। किसी को दुकान के अंदर नहीं आने देंगे, किसी को दुकान से बाहर नहीं जाने देंगे, मतलब दुकान का घेराव कर लेंगे। तो फोर्थ फेज में जो स्टूडेंट वॉलंटियर होते हैं वो लीड लेते हैं, पिकेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं शॉप्स के सामने जो ब्रिटिश गुड्स को बेच रही थी। भले वो शराब की दुकान हो, वो कॉटन बेच रही हो जो मैनचेस्टर से बन के आ रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो उसके आगे ये लोग इस तरीके से घेरा बना के खड़े हो जाएंगे। किसी को अंदर जाने नहीं देंगे और बाहर भी आने नहीं देंगे। फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बाइकॉट एंड स्वदेशी, बाइकॉट मूवमेंट के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, स्वदेशी के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता और ईस्ट बंगाल में काम करने लग गए, फैल गए। कुछ उनमें से थे जिनका नाम अब हम डिस्कस करेंगे। नाम ध्यान से सुनना बेटा। भ्रति संघ, स्वदेशी बांधव, अनुशीलन, साधना, सुरहित। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, एक बार सुनना। भ्राति, स्वदेशी बांधव, अनुशीलन, साधना और सुरहित। इसके अलावा भी बहुत सारे थे। ठीक है। तो ये सारे के सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बने जो सब तक बाइकॉट और स्वदेशी के मैसेज को पहुंचा रहे थे। डिस्ट्रिक्ट्स में जो शाह कम्युनिटी थी वो टारगेट बन जाती है। किसका? हमारे प्रोटेस्टर का। क्यों टारगेट बन जाती है? क्योंकि ये जो शाह कम्युनिटी थी ये ब्रिटिश गुड्स को सेल करके
ही तो प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रही थी। इनकी जो पूरी की पूरी लाइवलीहुड थी वो किस पे डिपेंड करती थी? ब्रिटिश गुड्स पे डिपेंड करती थी। तो इन लोगों ने बोला भैया हम बायकॉट मूवमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। मेरी बात सुनो, डिस्ट्रिक्ट में जो शाह कम्युनिटी थी वो टारगेट बन जाती है प्रोटेस्टर का। क्यों टारगेट बन जाती है? क्योंकि ये रिफ्यूज़ कर देते कि भाई हम ये जो डिमांड है बायकॉट करने की फॉरेन गुड्स को, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हमारी तो जीविका ही खत्म हो जाएगी, हम पैसा कमाएंगे कहाँ से, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्योंकि हमारे तो बच्चे हैं, हमारी पूरी की पूरी फैमिली किस पे डिपेंड करती है? फॉरेन गुड्स को बाय करके सेल करने से, है ना। पहले हम उनको खरीदते हैं सस्ते दामों पे, महंगे दामों पे बेच देते हैं, तो भाई हम तो इसको बायकॉट नहीं करेंगे। तो शाह कम्युनिटी टारगेट पे रहती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गाने लगते हैं वंदे मातरम को, चिल्लाने लगते हैं वंदे मातरम को, और स्कूल से बाहर आ जाते हैं, मतलब बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। द स्टूडेंट शाउटेड वंदे मातरम, वंदे मातरम तेज तेज गाने लग जाते हैं और स्कूल से बाहर आ जाते हैं। सरकार कहाँ चुप बैठने वाली थी? सरकार रिप्रेसिव मेजर लेती है। वो कहती है कि बिजनेस हमारा ये होने नहीं दे रहे, कोर्ट में लॉयर आ नहीं रहे, बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, तो वो चुप तो ना बैठेगी। उसने सप्रेस करने की कोशिश की, इस मेजर को, इस मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश की और स्कूल्स और कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कदम उठाए। किसके खिलाफ? किस स्कूल के खिलाफ, किस कॉलेज के खिलाफ? वो स्कूल और वो स्कूल जिनके जो बच्चे थे जो एक्टिव पार्ट ले रहे थे स्वदेशी मूवमेंट में, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने आवाज़ उठाई। फिर से ध्यान से सुनो, जब बच्चे वंदे मातरम गाते हुए स्कूल को छोड़ रहे हैं, कॉलेज को छोड़ रहे हैं, तो सरकार कहाँ चुप बैठने वाली? सरकार ने रिप्रेशन मेजर अपनाए। उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कदम उठाए, उन स्कूल और कॉलेजेस के खिलाफ जिनके बच्चे एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट में। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए। उन बच्चों के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए जो इस मूवमेंट का पार्ट बन रहे थे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर फ़ाइन लगाया गया, उन्हें स्कूल और कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। कई बार तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, वो बच्चे जो डायरेक्टली पार्ट ले रहे थे मूवमेंट में उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। बहुत सारे जो बच्चे थे उनके ऊपर फ़ाइन लगाया गया, कुछ को तो स्कूल और कॉलेजेस से निकाल ही दिया गया, कुछ को पुलिस ने बेरहमी से मारा, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। बेटा गवर्नमेंट यही नहीं रुकी, उसने उन सारे इंस्टीट्यूशन से बदला लेने की सोच रखी थी जिनके बच्चों ने इस एजिटेशन, इस आंदोलन में पार्ट लिया था। तो अब क्या किया उसने इन इंस्टीट्यूशंस के साथ? उनकी ग्रांट्स रोक दी। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? वो फंड्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को प्रॉपरली रन करने के लिए। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन के बच्चे इस एजुटेशन का पार्ट बनते हैं, इस आंदोलन का पार्ट बनते हैं ना, उन सारे इंस्टीट्यूशन की ग्रांट को सरकार विड्रॉ कर लेती कि अब हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, कोई ग्रांट नहीं देंगे, अपने हिसाब से तुम अब चलो। सरकार बोल रही थी हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं जिससे तुम प्रॉपर चल पाओ, एक इंस्टीट्यूशन से कह रही है, और तुम तुम्हारे बच्चों को इतनी सी बात नहीं समझा पा रहे हो कि उन्हें हमारे खिलाफ आंदोलन नहीं करना है, वो तो हमें भारत से निकालने का सोच रहे हैं, तो अब हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। कुछ लीडिंग नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स जो थे उन्होंने भी बॉयकॉट मूवमेंट में पार्ट लिया। ठीक है, कुछ मुस्लिम लीडर्स भी बॉयकॉट मूवमेंट का पार्ट बने। द मुस्लिम इन जनरल रिमेन्ड अलूफ। बेटा बहुत सारे मुस्लिम तो दूर रहे इस मूवमेंट से, पर कुछ नोन रेनाउंड जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्ट लिया। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट में बहुत एंथुजियास्टिक था, नहीं। पर आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन था ही नहीं। मुस्लिम पार्टिसिपेशन था, कुछ मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट में पार्ट लिया। जो लॉयर थे उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। ठीक है, देखो कोर्ट सिस्टम तो हमारा अपना इंडिया का कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ तो राजा महाराजे खुद डिसीजन ले लेते थे। ये जो कोर्ट सिस्टम पूरा था ये हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया। जो बंदे लॉ की पढ़ाई कर लेते थे, लॉयर बन जाते थे, वो ब्रिटिश कोर्ट को सर्व करते थे। तो जो अब हमारे लॉयर्स थे उन्होंने बायकॉट किया कोर्ट्स को, वेयर इंग्लिश लॉज वर ऑपरेटेड, जहाँ पर अंग्रेजी कानून ऑपरेट होते थे, उन लॉज उन कोर्ट्स को बायकॉट किया। किसने? हमारे लॉयर्स ने। पर अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर आप उस कोर्ट को बायकॉट कर देते हो तो आपके पास इंडियन कोर्ट अवेलेबल नहीं है, आपको एक ना एक दिन उसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ये काम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। जितने भी डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे।
पर हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं था। अगर आप ब्रिटिश कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो इंडियन कोर्ट उस टाइम में थी ही नहीं ना बेटा, क्योंकि कोर्ट सिस्टम तो पूरा हमारे इंडिया में किसने डेवलप किया, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उस टाइम आईसीएस होते थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज पास करके आते थे, अगर आप एक आईसीएस से बने ऑफिसर हो तो आपको सरकार के अंदर ही काम करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो कौन रन कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर ऑल इन ऑल एक बात समझ लो कि लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, टीचर्स स्कूल नहीं गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिस में नहीं गए, सब ने मना कर दिया अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे। तो ऑल इन ऑल एक बात समझो कि ये मूवमेंट अब बड़ा हो रहा था, है ना। अब बेटा जो हमारे लोग थे उन्हें ऑफर किया गया इंडिजिनस गुड, इंडिजिनस गुड बोले तो इंडियन मेड गुड, ठीक है, जो इंडिया में बना गुड था वो उन्हें ऑफर किया गया इन ल्यू ऑफ ब्रिटिश गुड। ब्रिटिश गुड की बजाय अब हमारे भारत के लोगों को क्या मिल रहा था, भारत में बना गुड। और अब हमारे इंडियंस भी थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करने को तैयार थे बेटा, क्योंकि जो ब्रिटिश सिंथेटिक फाइबर था वो सस्ता आता था, तो लोग सोचते थे यार कि इसी को खरीद लो, फ़ायदे में रहेंगे। पर अब लोगों ने सोच लिया था कि नहीं, हम तो इंडियन खादी, इंडियन कॉटन को ही पहनेंगे, भले ही थोड़ा भी महंगा पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स अब हम इंडियन गुड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश गुड। जो फेमस फोक सिंगर्स थे उन लोगों ने भी लोगों को इंस्पायर करना चालू किया, अपने सॉन्ग्स के थ्रू इंस्पायर किया, अपनी बातों के थ्रू इंस्पायर किया कि भाई हमें स्वदेशी की आइडिया को मानना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने बड़े बड़े थिएट्रिकल परफॉर्मेंस दिए, है ना, कुछ जगहों पर नुक्कड़ नाटक भी हुए जिसमें ये मैसेज दिया जाता, यूज़ इंडियन गुड्स। किसकी प्लेस पे, ब्रिटिश गुड की प्लेस पे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना है, इंडियन गुड्स। तो बेटा कौन से थे ये फोक सिंगर्स, मुकुंद दास, भूषण दास, मुफिजुद्दीन बयाती, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन से फेमस फोक सिंगर्स थे जिन्होंने प्रीच किया किसको, आइडिया ऑफ स्वदेशी को, कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में। कौन सी रूरल एरियाज़ में, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल के रूरल एरियाज़ में स्वदेशी के आइडिया को किसने समझाया, पहुँचाया, तो वो थे मुकुंद दास, भूषण दास, मुफिजुद्दीन बयाती, ठीक है। इन्होंने अपने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स के थ्रू, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों को ये समझाया कि भाई हमें इंडिया में बने गुड्स को यूज़ करना है और ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करना है। चले आगे। अब बेटा इसी बीच एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनका नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना। कौन से प्लान को, नेशनल एजुकेशन। बेटा अभी तक हमारे पास जो थी ही, मतलब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, कौन सी एजुकेशन थी हमारे पास, ब्रिटिश एजुकेशन थी। जबकि सतीश चंद्र मुखर्जी का मानना ये था कि जब तक हम ये ब्रिटिश एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे वो कहाँ से सीखेंगे, इंडियन वैल्यूज़ को कैसे जानेंगे, इंडिया के हेरिटेज को, इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को कैसे समझेंगे। तो इन्हें इंडियन एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, नेशनल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, नेशनल एजुकेशन के प्लान को, थ्रू द डॉन सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी बनाई इन्होंने, डॉन सोसाइटी, जो बेसिकली नेशनल एजुकेशन के लिए काम कर रही थी। अरविंदो घोष ने रिज़ाइन कर दिया अपने प्रिंसिपल की पोस्ट से, कहाँ से, बड़ौदा कॉलेज से, ठीक है। अरविंदो घोष अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर गए, वो प्रिंसिपल थे बड़ौदा कॉलेज में, उन्होंने बोला नहीं अब मुझे नहीं रहना इस कॉलेज में प्रिंसिपल, और उन्होंने एक्सेप्ट की प्रिंसिपल की पोस्ट कहाँ पर, नेशनल कॉलेज में। बड़ौदा कॉलेज को बेसिकली कौन रन करते थे, ब्रिटिशर्स रन करते थे। तो अरविंदो घोष को लगा कि नहीं भैया मैं तो अब इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो अब नेशनल कॉलेज को ज्वाइन करूँगा, और वो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। इसी टाइम में जो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो भी बनता है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर टाइम में बनाया जाता है बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। दिस इज़ नाउ नोन एज मॉडर्न जादवपुर यूनिवर्सिटी। आपसे कोई पूछे मॉडर्न जादवपुर यूनिवर्सिटी पहले किस नाम से जानी जाती थी, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बेटा मॉडर्न जादवपुर यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या होता था, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये कब बना था, ये बना था 25 जुलाई 1906, 25 जुलाई 1906 को बना था बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, है ना, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न जादवपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। बेटा ये जो पर्टिकुलर टाइम था वो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए,
अच्छा टाइम साबित हो रहा था क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हो रही थी, जैसे कलकत्ता पॉटरीज, बंगाल केमिकल्स, बंगा लक्ष्मी कॉटन मिल्स, मोहिनी मिल, नेशनल टैनरी, ये सब स्टार्ट हुई इसी पर्टिकुलर टाइम पे। क्या क्या? कलकत्ता पॉटरीज, बंगाल केमिकल्स, बंगा लक्ष्मी कॉटन मिल, मोहिनी मिल, नेशनल टैनरी, ये सब स्टार्ट हुई इसी टाइम में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा बहुत सारी सोप बनाने वाली, मैच बॉक्स बनाने वाली, मतलब साबुन बनाने वाली, माचिस बनाने वाली, टबैको मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट, तम्बाकू बनाने वाली, ऑयल मिल्स, स्वदेशी बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी ओपन हुई। और ये किसका रिजल्ट था? स्वदेशी मूवमेंट का। हमारे इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट इतनी सक्सेसफुल साबित हुई कि उस टाइम में बहुत सारा इंडस्ट्रियल सेटलमेंट हमने देखा। तो भाई कलकत्ता पॉटरीज, बंगाल केमिकल्स तो बने, इसके अलावा साबुन बनाने वाली, माचिस बनाने वाली, तम्बाकू बनाने वाली, ऑयल मिल, स्वदेशी बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी कंपनियां भी ओपन अप हुई। और एकमात्र इसका रीज़न था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, टबैको मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट बनने लग गए, ऑयल मिल्स बनने लग गई, और इन सब का कारण क्या था? हमारा अपना अपनाया हुआ स्वदेशी मूवमेंट। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो एनकरेज्ड इनिशिएटिंग अ नंबर ऑफ स्वदेशी स्टोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत सारे स्वदेशी स्टोर्स को उस टाइम में एनकरेज किया और कोशिश भी की कि बहुत सारे स्वदेशी स्टोर्स बन जाए। और बेटा इस मूवमेंट का असर सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री बनने लग गई, ऑयल मिल बनने लग गई, बैंक बनने लग गए। बेटा इस मूवमेंट का एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि इसने एनकरेज किया, बढ़ावा दिया नेशनलिस्ट और पैट्रियोटिक लिटरेचर। इस टाइम में बहुत सारा नेशनलिस्ट लिटरेचर आया, पैट्रियोटिक लिटरेचर आया, बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किए गए। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रजनीकांत सेन के द्वारा। ठीक है, मेरी बात सुनो लड़कों लड़कियों, कि भाई ये टाइम आप इसीलिए मत बेनिफिशियल समझो कि भाई फैक्ट्री लग गई, इंडस्ट्री लग गई। इस टाइम में हम लिटरेचर में भी बहुत रिच हो गए। कौन सा लिटरेचर? नेशनलिस्ट लिटरेचर, पैट्रियोटिक लिटरेचर, देशभक्ति से भरा हुआ, देश प्रेम से भरा हुआ लिटरेचर इस टाइम में बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आया। बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे गए। लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखे। अब हम एक फीमेल पोइट की बात करेंगे जो फेमिनिस्ट भी थी, राइटर भी थी, गिहिंद्र मोहिनी दासी। इन्होंने भी बहुत सारा पैट्रियोटिक लिटरेचर इस पर्टिकुलर टाइम में लिखा। फिर से ध्यान से सुनो, ये टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इस टाइम में हमने नेशनलिस्ट और पैट्रियोटिक लिटरेचर को देखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रजनीकांत सेन ने, द्विजेंद्र लाल रॉय ने भी बहुत कुछ लिखा जो पैट्रियोटिक था। एक फीमेल पोइट की बात करेंगे जो फेमिनिस्ट भी थी, गिरिंद्र मोहिनी दासी। इन्होंने भी पैट्रियोटिक लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा इस लिस्ट में और भी नाम हैं, सैयद अबू मोहम्मद एंड अदर्स। तो गिरिंद्र मोहिनी दासी, सैयद अबू मोहम्मद और दूसरे अन्य लोग भी थे जिन्होंने बहुत सारा पैट्रियोटिक लिटरेचर इस टाइम में हमें दिया। पैट्रियोटिक ड्रामाज होने लगे, है ना। देखो, लिखा हुआ जो था उसे उस टाइम में कुछ लोग पढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत नहीं था। ठीक है, पर अगर कोई ड्रामा सामने चल रहा है तो उसको कितने लोग देख सकते हैं? जिन्हें पढ़ना आता हो ज़रूरी नहीं है, लिखना आता हो ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे पैट्रियोटिक ड्रामा उस टाइम में लिखे गए, स्टेजेस पे परफॉर्म किए गए। ठीक है, और ये किन्होंने किया ड्रामा लिखने का काम? तो बेटा अब ये फेमस ड्रामास लिखने वाले लोग कौन कौन से थे? गिरीश चंद्र घोष, अमृतलाल बोस, श्री तो प्रसाद विद्या विनोद। ये वो लोग थे जिन्होंने पैट्रियोटिक ड्रामास लिखे। बेटा इनमें ये जो अमृतलाल बोस थे ना, इन्हें तो बुद्धि का राजा कहा जाता है। ये जितना अच्छा ड्रामा लिखते थे उससे ज़्यादा अच्छी ये एक्टिंग भी करते थे। ठीक है, तो चलें आगे। तो
ड्रामा की अगर हम बात करेंगे तो आपको 3 नाम याद रखना है, गिरीश चंद्र घोष, अमृतलाल बसु या बोस कह सकते हो, शिरोद प्रसाद विद्या विनोद, शिरोद प्रसाद विद्या विनोद। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ फेज को। तो फिफ्थ फेज में बेटा ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी इसका कैरेक्टर बदल गया, ठीक है। अब ये रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे उनका पेशेंस अब टूट चुका था, है ना। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आतंक देखेंगे, ठीक है, जो ब्रूटल रिप्रेशन हो रहा था, टॉर्चर हो रहा था इनोसेंट पीपल का। तो इस वजह से जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे, जो यूथ थे, उनको लगने लगा कि यार सारा टॉर्चर, सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने का अधिकार क्या ब्रिटिशर्स का ही है, क्या हम इन लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते। देखो, हमारे जो रिवोल्यूशनरी थे, जो यूथ थे, वो कहीं गलत नहीं थे, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ चाह रहे थे, वो ये थी कि भाई हमारे बंगाल को डिवाइड ना मत करो, इसमें कुछ गलत था क्या, नहीं था। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या करना चालू कर दिया, रिप्रेशन की साइकिल चालू कर दी, हमारे इनोसेंट पीपल को मारने लग गए, टॉर्चर करने लग गए, ब्रूटल रिप्रेशन, लाठी चार्ज, स्कूल की ग्रांट्स बंद कर दी। तो यहाँ पर हमारे जो यूथ थे उनका जो एक सेक्शन था वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की तरफ टर्न कर जाता है, ठीक है, कि भाई ये अगर हमारे लोगों को मारेंगे तो हम भी इनके लोगों को मारेंगे। और ये जो पूरा मूवमेंट था इसको लीड कर रहे थे अरविंदो घोष और उनके भाई बरींद्र घोष, ठीक है। अब अरविंदो घोष का भी मानना ये था कि जब तक हम छीनेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, ये अंग्रेज हमारे साथ गलती करते रहेंगे, तो बेटर ये हमें मारते हैं तो हम भी इन्हें मारे। तो अब ये जो हमारी एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी ये रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म में कन्वर्ट कर गई, ठीक है। हमारे जो इनोसेंट पीपल के मर्डर्स हो रहे थे उन्हें जो परेशान किया जा रहा था, ये देखकर अरविंदो घोष और उनके भाई ने भी लोगों को इंस्पायर करना चालू किया कि अब हम भी आतंक फैलाएंगे। तो जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने प्लान किया कि अब हम भी मर्डर करेंगे, किसका, रिप्रेसिव ऑफिसर्स का। वो ऑफिसर्स जो हमारे लिए गलत डिसीजंस देता है हम उसका मर्डर कर देंगे। और जितने भी मजिस्ट्रेट हैं जो हमारे खिलाफ उल्टे सीधे डिसीजंस लेते हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इसकी वजह से शायद हो सकता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर कोई प्रेशर बने, और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बढ़ चढ़ के हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस हैं उनका मॉरल थोड़ा सा टूट जाए, उनकी ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस कम हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे जो अरविंदो घोष थे, बरींद्र घोष थे और उनके फॉलोअर्स थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मॉरल्स हैं ऑपरेसिव ब्रिटिश ऑफिसर्स के वो ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो इतना ऑपरेशन मतलब इतना अत्याचार हमारे ऊपर नहीं करेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेटा अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट के असेसमेंट को, ठीक है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, ठीक है, आकलन करना। आज हम बैठ के स्वदेशी मूवमेंट को कैसे देखते हैं। तो बेटा जब भी हम हमारे फ्रीडम मूवमेंट को देखेंगे, आज़ादी के आंदोलन की बात करेंगे, तो वो बात बिना बायकॉट मूवमेंट के, बिना स्वदेशी मूवमेंट की पूरी नहीं होगी, क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। बंगाल पार्टीशन नहीं होता तो स्वदेशी मूवमेंट नहीं होती, बायकॉट मूवमेंट नहीं होती। तो इन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो पार्टीशन था बंगाल का और उसके बाद हमारे द्वारा की गई स्वदेशी मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसके, हिस्ट्री के। कौन सी हिस्ट्री के, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। बेटा ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट तो बहुत ज़ोरदार तरीके से हुआ, बैंग के साथ हुआ। दो द मूवमेंट स्टार्टेड विद अ बैंग, एक बहुत ज़ोरदार सफल शुरुआत हमने की, बट इट एंडेड विथ विम्पर। जो एंड रहा वो बहुत स्लो रहा, और हम कह सकते हैं कि हम जो अचीव करना चाहते थे इस मूवमेंट के थ्रू वो हम अचीव नहीं कर पाए। वो क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था। अगर हमारे बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया तो हमारे पास इंडियन कॉलेजेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, है ना। हमारे लॉयर्स ने अगर कोर्ट को छोड़ दिया तो अब वो कहाँ जाएं, वो क्या काम करें, उनके पास कोई काम नहीं था। तो धीरे धीरे सारे लोग काम पे वापस चले गए, है ना। और ये मूवमेंट की शुरुआत जितने जोश के साथ हुई थी, अंत वैसा नहीं हुआ। रिमार्क्ड अमलेश त्रिपाठी ने ऐसा कहा है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस दिए हैं इस मूवमेंट के फेलियर्स के, वो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
तो बेटा अमलेश त्रिपाठी को आपको इतना ही पढ़ना है कि इन्होंने ये कहा कि ये मूवमेंट की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी पर एंड बहुत अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और भी रीज़न हैं इस मूवमेंट के फेलियर के, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला कि भाई ब्रिटिशर्स ने बहुत रूथलेस रिप्रेशन किया, ठीक है। आयरन हैंडलिंग हुई अथॉरिटी के द्वारा, इनडिस्क्रिमिनेट लाठीचार्ज हुआ, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सबको मारो, भयंकर मारो, अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। वॉलंटियर्स की मॉरल्स को तोड़ो, पिकेटर्स जो दुकान के बाहर हाथ बांध के खड़े हैं, दुकान के अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे, उनको मारो, उनके मॉरल को तोड़ो। मतलब ब्रिटिशर्स ने कहीं कोई कसर नहीं की, भले ही वो लाठीचार्ज की बात करें, जेल में बंद करने की बात करें, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने किया। तो कुछ लोग भाई डर के मारे थोड़ा सा पीछे हट गए। पुलिस ने फोर्सिबली डिस्पर्स किया बारिसल कॉन्फ्रेंस को, जो कब हो रही थी 1904 में, और वहाँ के जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा मारा, ब्रूटली मारा, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट थे बारिसल कॉन्फ्रेंस के 1904 में जो हो रही थी, वहाँ पर लोगों को इतना भयंकर मारा कि जो देखने वाले लोग थे वो भी डर गए। ये जो एटीट्यूड और पॉलिसी थी ब्रिटिश अथॉरिटी की, ये बिल्कुल भी सही नहीं थी। इस एटीट्यूड के कारण बहुत सारे लोग अपने आप ही पीछे हटने लग गए थे। जो मूवमेंट था वो एंटी इम्पेरियलिस्ट एजिटेशन के रूप में बढ़ रहा था। नेचुरली इसे कंटिन्यूअसली रिप्रेशन मेजर फेस करना ही था। अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करोगे तो अंग्रेज चुप तो नहीं ना बैठेंगे, वो जवाब तो देंगे, रिटेलिएशन तो लेंगे। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि वंदे मातरम आप चिल्लाओगे नहीं, गाओगे नहीं, बोलोगे नहीं पब्लिक प्लेसेस पे। डिस्क्वालीफाई कर दिया था गवर्नमेंट सर्विसेज से उन लोगों को जो एजुटेशन में पार्ट ले रहे थे, उन बच्चों को एक्सपेल कर दिया था, स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया था स्कूल से जो इस मूवमेंट का पार्ट थे। अब सोचो ना, सरकारी नौकरी में रहा कोई व्यक्ति चाह कर भी इस मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी की चिंता थी कि भाई मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। बच्चे लोग जो इस मूवमेंट का पार्ट बने उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। तो ऑल इन ऑल सरकार किसी बात में कोई कसर नहीं कर रही थी, कुछ नहीं तो उठा के तुम्हें जेल में डाल देंगे। बेटा बिपिन चंद्र सोच रहे थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ये फैल तो गई है बंगाल के बाहर, पर कंट्री में लोग इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, इस न्यू टेक्निक से वो अवेयर नहीं है, इस न्यू स्टाइल का उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बेटर होता कि पहले हम लोगों को समझाएं, सिखाएं, उसके बाद ऐसी मूवमेंट बाहर जाएं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इस मूवमेंट के फेलियर का कारण रहा वो था सडन वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। बेटा एक लीडर अच्छा होता है ना तो मूवमेंट प्रॉपरली रन करती है, जब लीडर की कमी हो, प्रॉपर लीडरशिप नहीं हो तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इस मूवमेंट में हमने थोड़ा सा वैक्यूम भी देखा, किस एंड पर, लीडरशिप के एंड पे। बिपिन चंद्र ने मेंशन किया कि 1907 से 1908 तक 9 इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे इस मूवमेंट के, जैसे अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। अंग्रेज खुद चाहते थे कि ये मूवमेंट चले ही नहीं, तो मूवमेंट को ख़त्म करना है तो पहले लीडर को ख़त्म कर दो। तो उनने अश्विनी कुमार दत्त को, कृष्ण कुमार मित्रा को पहले ही डिपोर्ट कर दिया। तीसरा जो तिलक थे उन्हें 6 साल की जेल दे दी। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो पंजाब के थे उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया। फिर से ध्यान से सुनो, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र जो बंगाल से थे उन्हें पहले डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। फिर 6 साल की सज़ा तिलक को दे दी। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया। बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष जो बंगाल के थे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था एक्टिव पॉलिटिक्स से, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट इन वन स्ट्रोक द एंटायर मूवमेंट बिकम लीडरलेस, और एक बार में ये पूरी की पूरी मूवमेंट क्या हो गई, लीडरलेस। ये अंग्रेजों ने बहुत प्लान वे में किया था कि भाई लीडर खत्म तो मूवमेंट तो वैसे भी चलने वाली नहीं है। अब बेटा ये जो फोर्थ पॉइंट है इससे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में, ठीक है।